एक तरफ अमेरिका भारत पर रूस के ऑयल सप्लाई को लेकर भारत पर दबाव बना रहा था, वही अब दूसरी ओर जिस बात का डर था वो खबर आ गई है। अब यूरोपीय यूनियन ने धीरे धीरे अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के ऊपर उल्टे कदम उठाने शुरू कर दिए। यूरोपीय संघ रूस पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने की तैयारी में है। वह खबर जिसका डर महीनों से दुनिया के ऊर्जा गलियारों में दबे स्वर में व्यक्त किया जा रहा था, आखिरकार सामने आ ही गई। अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में चल रहे दबाव, चेतावनियों और कूटनीतिक संकेतों के बीच यूरोपीय संघ ने वह कदम उठाने की तैयारी कर ली है जो आने वाले महीनों में वैश्विक तेल बाजार की दिशा को न केवल हिला सकता है बल्कि उसे पूरी तरह से पुनर्गठित भी कर सकता है। एक ओर जहां अमेरिका भारत पर रूस से तेल आयात को कम करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, आर्थिक चेतावनियां, टैरिफ की धमकियां और कूटनीतिक वार्ताओं का सिलसिला, वहीं अब दूसरी ओर ईयू ने अपनी वास्तविक रणनीतिक औकात दिखाना शुरू कर दिया है। लंबे समय तक शांत रहने और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को क्रमिक रूप से लागू करने के बाद अब यूरोपीय संघ 19वें सैंक्शन पैकेज के तहत एक बड़ा आर्थिक हमला करने की तैयारी में है। रूसी तेल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव। पहली नजर में यह कदम केवल एक और प्रतिबंध जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी रणनीति कहीं अधिक गहरी और सस्पेंस से भरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी मदद होती है और कमेंट बॉक्स में अपना गांव का नाम जरूर से बताएं। आगे जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, यूरोपीय संघ ने रूस पर विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना, रूसी अरबपतियों की संपत्तियों को फ्रीज करना, तेल और गैस के आयात को कम करना आदि। लेकिन इन सभी प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था ने अपेक्षा से अधिक लचीलापन दिखाया। रूसी तेल चीन, भारत, तुर्की और एशियाई देशों के माध्यम से नई राहें खोजता चला गया। यूरोपीय प्रतिबंधों का वास्तविक असर उतना नहीं पड़ा जितना ब्रसेल्स ने उम्मीद की थी। यहीं से ईयू की रणनीति में एक नई परत जुड़ती है। अब वे सीधे कीमत के जरिए रूस पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, न कि केवल प्रतिबंधों के माध्यम से आने वाले प्रस्ताव के तहत ईयू रूसी तेल के आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहा है। इसका उद्देश्य सीधा है, रूस की आय को कम करना, वैश्विक बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को घटाना और यूरोपीय कंपनियों के लिए रूसी तेल को आर्थिक रूप से कम आकर्षक बनाना। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। रूस पहले ही पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए शैडो फ्लीट और तीसरे देशों के माध्यम से तेल बेचने में माहिर हो चुका है। ऐसे में ईयू का नया टैरिफ प्रस्ताव उस भू राजनीतिक शतरंज के खेल में एक नया मोहरा है, जिसमें अब अमेरिका, ईयू, रूस, चीन और भारत एक ही बोर्ड पर आमने सामने खड़े हैं। भारत के लिए यह स्थिति और भी पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका बार बार यह दोहरा रहा है कि भारत को रूस पर अपनी तेल निर्भरता घटानी चाहिए। अमेरिकी प्रतिनिधि खुले मंचों से कह चुके हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को रूस जैसे आक्रामक राष्ट्र से ऊर्जा संबंधों को कम करना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने टैरिफ नीति और आयात निर्यात नियमों के जरिए भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिशें भी तेज की हैं। दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने अपने ऊर्जा आयात बिल में भारी बचत की है और इन तेल उत्पादों को रिफाइन करके पश्चिमी बाजारों में बेचकर रणनीतिक रूप से लाभ भी उठाया है। यही वह बिंदु है जिसने यूरोप और अमेरिका दोनों को असहज कर दिया है। अब ईयू का टैरिफ प्रस्ताव केवल रूस को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत जैसे देशों पर भी दबाव बढ़ाने वाला है। यदि यूरोपीय बाजार में रूसी तेल पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, तो भारत द्वारा खरीदे और पुनः निर्यात किए गए तेल उत्पादों की कीमतें भी प्रभावित होंगी। यूरोपीय ऊर्जा कंपनियां पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि वे भारत से आने वाले तेल उत्पादों पर भी ट्रेसिंग मैकेनिज्म लागू करना चाहती हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इनमें रूसी कच्चा तेल इस्तेमाल हुआ है या नहीं। यह कदम भारत के लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी ओर ईयू का शुल्क और तीसरी ओर अपनी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल। सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। ईयू के इस प्रस्ताव के पीछे एक छिपा हुआ रणनीतिक एजेंडा भी है, राजस्व सृजन। दरअसल अतिरिक्त टैरिफ लगाने से ईयू को राजस्व का एक नया स्रोत मिलेगा।
जिसे वे यूक्रेन की पुनर्निर्माण परियोजनाओं में उपयोग करना चाहते हैं। ये एक तरह से रूस से कमाओ, यूक्रेन में लगाओ रणनीति है। इस रणनीति के तहत यूरोपीय संघ तेल पर लगने वाले अतिरिक्त करों से मिलने वाली आय को यूक्रेन के रक्षा और नागरिक पुनर्निर्माण के लिए फंड के रूप में इस्तेमाल करेगा। यह कदम न केवल आर्थिक बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी रूस को एक संदेश देता है, तुम्हारे संसाधनों से हम अपने सहयोगियों को मजबूत करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या रूस इतनी आसानी से झुकेगा? पिछले प्रतिबंधों का इतिहास बताता है कि रूस ने हर बार नए रास्ते खोज निकाले हैं। टैंकरों की शैडो फ्लीट, तीसरे देशों में रजिस्टर की गई कंपनियां, रिफाइनरी मार्गों में बदलाव और मुद्रा विनिमय प्रणाली में नवाचार, रूस ने इन सभी का उपयोग करके पश्चिमी प्रतिबंधों को बार बार दरकिनार किया है। संभावना है कि ईयू के इस टैरिफ कदम के बाद रूस और अधिक आक्रामक कूटनीतिक एवं आर्थिक कदम उठाएगा। वह यूरोप को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और अधिक घटा सकता है, या फिर एशियाई बाजारों में कीमतों में छूट देकर अपने खरीदारों को और मजबूत कर सकता है। भारत के दृष्टिकोण से यह पूरा परिदृश्य एक 3 दिशाओं से आती आंधी जैसा है। पहली दिशा से अमेरिका का राजनीतिक दबाव, दूसरी दिशा से ईयू आर्थिक टैरिफ और तीसरी दिशा से रूस का रियायती तेल और रणनीतिक साझेदारी का आकर्षण। इस त्रिकोण में भारत को अपनी ऊर्जा नीति और विदेश नीति दोनों को अभूतपूर्व संतुलन के साथ साधना होगा। यदि भारत ईयू के इस कदम का खुलकर विरोध करता है तो यूरोपीय बाजारों में उसके रिफाइन किए गए तेल उत्पादों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर वह अमेरिका और ईयू के दबाव में रूस से तेल आयात कम करता है तो उसकी घरेलू ऊर्जा लागत बढ़ जाएगी और वैश्विक रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। यही वह सस्पेंस है जिसने नई दिल्ली, वॉशिंगटन, ब्रसेल्स और मॉस्को चारों राजधानियों के गलियारों में हलचल मचा दी है। हर कोई एक दूसरे की अगली चाल को ध्यान से देख रहा है। ईयू के इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से पेश करने के बाद सदस्य देशों के बीच भी एक लंबी बहस होगी, क्योंकि यूरोपीय संघ के भीतर भी कई देश ऐसे हैं जो अभी भी रूसी ऊर्जा पर निर्भर हैं, जैसे हंगरी और स्लोवाकिया। इन देशों ने पहले भी कई बार रूस पर कठोर प्रतिबंधों का विरोध किया है। इसलिए इस टैरिफ प्रस्ताव का पारित होना भी एक राजनीतिक संघर्ष होगा। फिलहाल ब्रसेल्स ने इस प्रस्ताव को रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रहार कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया है। लेकिन वास्तविक प्रहार किस पर होगा? रूस पर, भारत जैसे खरीदार देशों पर या खुद यूरोप पर? यह आने वाले महीनों में ही स्पष्ट होगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार की यह नई चाल वैश्विक राजनीति के पटल पर एक नया सस्पेंस पैदा कर चुकी है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि इस बार दांव केवल तेल का नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, राजनयिक संतुलन और वैश्विक आर्थिक शक्ति के पुनर्विन्यास का है। जल्द ही ईयू रूसी तेल आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश करेगा। यह कदम 19वें सैंक्शन पैकेज का हिस्सा होगा, जिसका मकसद यूक्रेन युद्ध को फंड करने वाली रूस की तेल से होने वाली आमदनी पर रोक लगाना है। यूरोपीय कमीशन के प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि अब तक 90% से ज्यादा रूसी तेल और गैस पर रोक लग चुकी है। अब बाकी के रह गए इंपोर्ट पर भी कार्रवाई होगी। यूरोपीय संघ रूस पर दबाव बनाने के लिए अपने 19वें सैंक्शन पैकेज की तैयारी कर रहा है। इस पैकेज का सबसे अहम हिस्सा है रूसी तेल आयात पर टैरिफ बढ़ाना। यूरोपीय यूनियन आयोग प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लियन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर कहा कि यूरोप ने पिछले 2 सालों में रूस से आने वाले तेल और गैस का 90% आयात रोक दिया है, लेकिन जो थोड़ी बहुत सप्लाई अभी बची है उस पर अब टैरिफ या शुल्क लगाया जाएगा। उनका कहना है कि इस कदम का सीधा उद्देश्य है रूस की कमाई घटाना और उसकी वॉर मशीन को कमजोर करना। यूरोप के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी थी। ब्रसेल्स के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा प्रस्ताव तैयार हो रहा था जो न केवल ऊर्जा बाजारों को झकझोर सकता था, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित कर सकता था। यूरोपीय संघ ईयू अपने 19वें सैंक्शन पैकेज की तैयारी कर रहा था और इस बार निशाना सीधा रूस की उस धड़कन पर था जिससे वह युद्ध को ऑक्सीजन दे रहा था। तेल, यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। यह एक आर्थिक प्रहार था जिसे रणनीतिक रूप से इस तरह बुना गया था कि रूस के लिए बच निकलने का कोई आसान रास्ता न बचे। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लियन ने मीडिया के सामने सधे हुए शब्दों में कहा था, अब तक 90% से अधिक रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लग चुके हैं।
अब बाकी के हिस्से पर भी निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है। उनके इस बयान के पीछे एक लंबा, योजनाबद्ध और बेहद जटिल आर्थिक राजनीतिक खेल चल रहा था, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होने के बाद भी रूस की आर्थिक नसें पूरी तरह नहीं कटी थीं। पश्चिमी प्रतिबंधों, मूल्य सीमा और भुगतान प्रतिबंधों के बावजूद रूस अपने तेल को एशियाई देशों, विशेष रूप से चीन, भारत और कुछ मध्य पूर्वी देशों की ओर मोड़कर राजस्व अर्जित कर रहा था। यूरोप ने शुरुआती दौर में रूस से तेल खरीद में भारी कटौती की थी, लेकिन कुछ उत्पाद जैसे रिफाइंड तेल और विशेष ग्रेड का क्रूड कुछ ईयू सदस्य देशों द्वारा अभी भी आयात किए जा रहे थे। इसी गैप को भरने के लिए अब 19वां सैंक्शन पैकेज तैयार किया गया था, जिसमें सबसे अहम तत्व था रूसी तेल, आयात पर अतिरिक्त टैरिफ। लेकिन इस प्रस्ताव की कहानी सिर्फ आर्थिक दबाव तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे सस्पेंस, रणनीति और शक्ति के एक जटिल भू राजनीतिक खेल की परतें थीं। ब्रसेल्स की एक गोपनीय बैठक में ईयू के शीर्ष अधिकारियों ने ऊर्जा विभाग की एक विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा की। रिपोर्ट में बताया गया था कि मौजूदा मूल्य सीमा के बावजूद रूस ने शैडो फ्लीट, पुराने जहाजों का एक विशाल बेड़ा तैयार कर लिया है, जो तेल को विभिन्न मार्गों से यूरोप तक पहुंचा रहा है। कई बार तेल को ओरिजिन डिस्गाइज्ड, यानी उत्पत्ति छिपाकर तीसरे देशों से ईयू तक पहुंचाया जा रहा था। इससे ईयू के मौजूदा प्रतिबंध प्रभावहीन साबित हो रहे थे। इस शैडो नेटवर्क को तोड़ने के लिए केवल प्रतिबंध काफी नहीं थे। यूरोप को एक ऐसा उपाय चाहिए था जो रूस की आय को सीधे प्रभावित करे। बिना वैश्विक बाजार में बड़े झटके के यही वह जगह थी जहां टैरिफ का प्रस्ताव सामने आया। विचार यह था कि जो भी रूसी तेल ईयू में किसी भी रूप में प्रवेश करे, उस पर इतना ऊंचा टैरिफ लगाया जाए कि वह आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाए। यदि कोई देश या कंपनी रूसी तेल आयात करना भी चाहे तो उसे इतना भारी कर देना पड़ेगा कि व्यापार का लाभ शून्य के बराबर रह जाए। इसके दोहरे फायदे थे। 1, रूस की तेल आय से आमदनी घटेगी। 2, यूरोपीय संघ को इन टैरिफ से राजस्व मिलेगा, जिसे यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस योजना के चारों ओर गहरी राजनीतिक खामोशियां थीं। कुछ सदस्य देश, विशेष रूप से हंगरी और स्लोवाकिया जैसे लैंडलॉक्ड राष्ट्र, जो पाइपलाइन के जरिए रूसी तेल पर अभी भी निर्भर थे, वे इस प्रस्ताव को लेकर असहज थे। वे डर रहे थे कि अतिरिक्त टैरिफ से उनकी घरेलू ऊर्जा कीमतों में उछाल आएगा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। दूसरी ओर जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश चाहते थे कि रूस पर आर्थिक शिकंजा और भी कसा जाए, ताकि क्रेमलिन की युद्ध मशीन को तेल से मिलने वाली हर बूंद की कीमत बढ़ा दी जाए। पर्दे के पीछे एक और दिलचस्प खेल चल रहा था, वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिकी कंपनियों की भूमिका। अमेरिका, जिसने स्वयं रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है, अब यूरोप का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन चुका है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और शेल ऑयल के जरिए अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां यूरोप में बड़ी हिस्सेदारी बना चुकी हैं। 19वें सैंक्शन पैकेज में प्रस्तावित टैरिफ से यूरोप में रूसी तेल का विकल्प तलाशना जरूरी हो जाएगा, जिससे अमेरिकी ऊर्जा निर्यात को और भी बढ़ावा मिलेगा। यह समीकरण यूरोप में कई राजधानियों को असहज कर रहा था। क्या यूरोप रूस की निर्भरता से निकलकर अब अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर नहीं हो जाएगा? इसी बीच मॉस्को ने भी अपने पत्ते चुपचाप नहीं रखे थे। क्रेमलिन से लीक हुए कुछ दस्तावेजों के मुताबिक रूस पहले ही टैरिफ के जवाब में कई वैकल्पिक रणनीतियां तैयार कर चुका था। इनमें सबसे प्रमुख थी रिवर्स ट्रेड रूट्स का इस्तेमाल। इसका मतलब था कि रूसी तेल को पहले किसी तीसरे देश में भेजा जाएगा, वहां उसका मिश्रण या ब्लेंडिंग कर मूल उत्पत्ति बदल दी जाएगी और फिर उसे गैर रूसी तेल के रूप में ईयू में निर्यात किया जाएगा। रूस पहले भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुका था, खासकर तुर्की और यूएई के माध्यम से ईयू को इन रूट्स को बंद करने के लिए सटीक खुफिया और बंदरगाह स्तर पर सख्त निगरानी की जरूरत होगी, जो आसान काम नहीं था। जैसे जैसे अक्टूबर नजदीक आ रहा था, ब्रसेल्स में इस प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख तय की जा रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह प्रस्ताव सभी सदस्य देशों से पारित हो पाएगा, या कुछ राष्ट्र अपनी घरेलू राजनीति और ऊर्जा निर्भरता के चलते इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को कमजोर कर देंगे? एक वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, यह सिर्फ एक टैरिफ नहीं है,
यह रूस के साथ यूरोप की आखिरी आर्थिक रस्साकशी है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो हम रूस के राजस्व पर सीधा वार करेंगे। अगर नहीं हुआ तो यह मॉस्को के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इस प्रस्ताव में एक और रहस्य छिपा था, EU और G7 के बीच तालमेल। अमेरिका पहले ही अपने ट्रेजरी विभाग के जरिए रूस की शैडो फ्लीट को ट्रैक कर रहा है और कुछ जहाजों पर प्रतिबंध भी लगा चुका है। यूरोप चाहता है कि नया टैरिफ ढांचा अमेरिका और G7 के साथ मिलकर लागू किया जाए ताकि रूस किसी एक क्षेत्र में लूप होल का फायदा न उठा सके। फिलहाल यूरोपीय बाजारों में तेल की कीमतों में हलचल शुरू हो चुकी थी। ट्रेडर्स को अंदेशा था कि अगर यह टैरिफ लागू होता है तो रूस से यूरोप में आने वाले रिफाइंड उत्पादों पर भारी असर पड़ेगा, जिससे डीजल और जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं। कुछ विश्लेषक तो यह भी कह रहे थे कि इस प्रस्ताव के जरिए EU न केवल रूस पर प्रहार कर रहा है बल्कि वैश्विक तेल व्यापार के नियमों को पुनर्लेखित रीराइट करने की दिशा में बढ़ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या ब्रसेल्स के नेताओं में इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि वे इस ऐतिहासिक कदम को अमली जामा पहना सकें? क्या हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश आखिरी समय में रुकावट डालेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या रूस इस आर्थिक प्रहार को झेल पाएगा या फिर वह किसी अप्रत्याशित जवाबी रणनीति के साथ दुनिया को चौंका देगा? 19वां सैंक्शन पैकेज एक प्रस्ताव भर नहीं था। यह यूरोप और रूस के बीच चल रही आर्थिक जंग का अगला निर्णायक मोर्चा था, जहां हर चाल सस्पेंस से भरी थी और हर निर्णय इतिहास की दिशा तय कर सकता था। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। यूरोपीय संघ EU, जो कभी रूस के कच्चे तेल, गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG पर गहराई से निर्भर था, उसने अपनी नीतियों में एक आमूल परिवर्तन करते हुए रूस से ऊर्जा आयात को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया। युद्ध से पहले यूरोप की गैस की लगभग 40% जरूरत रूस से पूरी होती थी और कच्चे तेल का भी एक बड़ा हिस्सा रूस से ही आता था। लेकिन युद्ध के बाद EU ने रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने और उसके सैन्य अभियानों की वित्तीय क्षमता को कम करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में कई चरणों में प्रतिबंध लगाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।